नमस्कार, वेलकम टू जैरव थिंकर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, एक और न्यू लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में लीज फाइनेंस को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ PYQ को भी देखेंगे। अगर फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हो तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना। UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस में फर्स्ट लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था, स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसी सोर्स ऑफ फाइनेंस में एक टर्म आया था लीज फाइनेंसिंग का, एंड मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में लीज फाइनेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर पूरा लीज फाइनेंस पर बेस है। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप छोड़कर नहीं जा सकते हो, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं लीज फाइनेंस को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। देखो, अगर एक ओवरव्यू दे दूं कि लीज फाइनेंस क्या होता है, उसके बाद इस कंटेंट को पढ़ेंगे। लीज फाइनेंस के केस में ये होता है, जैसे कि सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपको बताया था कि एक इक्विटी फाइनेंस होता है, दूसरा डेट फाइनेंस होता है, तीसरा इंटरनल फाइनेंस होता है, एंड चौथा एक्सटर्नल फाइनेंस होता है। उसी तरह लीज फाइनेंस भी होता है। लीज फाइनेंस के केस में ये होता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं होता है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है और इसे एसेट चाहिए तो पैसा ही नहीं है, क्या करें, कैसे करें? तो एक आइडिया है, वो आइडिया ये है कि किसी थर्ड पार्टी से एसेट को रेंट पर लेना और उस एसेट को यूज करना और पीरियोडिक रेंटल पेमेंट करना। यानी कि एसेट थर्ड पार्टी से लिए और पीरियोडिक रेंट उस पर पेमेंट करते जा रहे हैं और उस एसेट को यूज करते हैं। इसी को कहते हैं लीज फाइनेंस इजी लैंग्वेज में। अगर थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में जाऊं तो लीज फाइनेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है, और यह एग्रीमेंट दो व्यक्ति के बीच होता है। एक को कहते हैं लीजर, दूसरे व्यक्ति को कहते हैं लीजी। लीजर वह व्यक्ति होता है जो कि एसेट का ऑनर होता है, तो लीजर एसेट का ऑनर होता है। और लीजर में भी सेलर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, फाइनेंसिंग कंपनी भी हो सकता है। एंड लीजी वह व्यक्ति होता है जो कि एसेट को यूज करता है। लीजी यूज ऑफ द एसेट, एसेट को यूज करने वाले व्यक्ति को लीजी कहते हैं। लीजी में भी इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, या कंपनी भी हो सकता है। तो लीज फाइनेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो गया जिसमें लीजर और लीजी के बीच एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में रेंटल कितना लीज पेमेंट किया जाएगा, एसेट को यूज किया जाएगा, उस एसेट को लास्ट में परचेज करने का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, रिस्क एंड रिवार्ड किसके पास ट्रांसफ़र किया जाएगा या ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सभी इस कॉन्ट्रैक्चुअल इस लीज एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। तो आपने क्या देखा कि लीज फाइनेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है लीजर एंड लीजी के बीच। इसमें स्पेसिफिक पीरियड के लिए लीज एग्रीमेंट होता है, एसेट को यूज करने के लिए दिया जाता है और उस एसेट पर फिक्स पीरियोडिक पेमेंट किया जाता है। फिक्स पीरियोडिक पेमेंट को लीज रेंटल कहते हैं। यहाँ पर इस नोट को अच्छे से पढ़ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, इस नोट को इग्नोर नहीं करना है। देखो, इस सभी कीवर्ड को आपको नोट करते जाना है। इसमें कीवर्ड क्या क्या था? कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कीवर्ड था, लीजर कीवर्ड था, लीजर एसेट का ऑनर होता है, कीवर्ड लीजी था, एसेट यूज करता है, एंड स्पेसिफिक पीरियड के लिए लीज एग्रीमेंट होता है, एंड फिक्स पीरियोडिक पेमेंट किया जाता है जिसे लीज रेंटल कहते हैं। ये सभी कीवर्ड है। देन इस नोट को देखते हैं। लीज फाइनेंसिंग में बी एक्सेप्ट ओनली व्हेन IRR ऑफ द लीज फाइनेंस इज मोर देन द कट ऑफ रेट। यहाँ पर क्या बोला? लीज फाइनेंस को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कट ऑफ रेट से ज़्यादा रहेगा तो उस लीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर देखो, कट ऑफ रेट से कम इंटरनल रेट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि जो हम एसेट पर रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट जितना पेमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो उस लीज को एक्सेप्ट करेंगे। अगर रेंट पेमेंट करने से कम बेनिफिट हो रहा है तो उस लीज को
रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में देखना है कि अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कट ऑफ रेट से ज़्यादा है तो लीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है लीज फाइनेंस क्या होता है। अब चलते हैं आगे कि यह कितने प्रकार का होता है। तो देखो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि लीज फाइनेंस है, इसमें ऑनरशिप का ट्रांसफ़र, रिस्क एंड रिवार्ड का ट्रांसफ़र एंड लास्ट में परचेज करने का ऑप्शन दिया जाना, ये सभी फैक्टर डिपेंड करता है किस टाइप का लीज है। तो टाइप ऑफ लीज में आपको ये 3 टॉपिक मिलेगा। तो देखो, अगर लीज का टाइप की बात किया जाए तो लीज का 2 प्रकार होता है, 2 टाइप ऑफ लीज होते हैं। एक को कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, दूसरे को कहते हैं फाइनेंसिंग लीज। एक को कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, दूसरे को कहते हैं फाइनेंसिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज क्या होता है एंड फाइनेंसिंग लीज क्या होता है? अगर बात किया जाए ऑपरेटिंग लीज की, तो ऑपरेटिंग लीज में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ऑपरेटिंग लीज में एसेट का रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा एंड ऑपरेटिंग लीज में एसेट को परचेज करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, एसेट को परचेज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा एंड रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इट मीन्स ऑनरशिप लीजर के पास रहेगा, एसेट परचेज करने का पावर लीजी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा एंड यह शॉर्ट टर्म के होता है। चलो देखो, डिफिनीशन क्या है ऑपरेटिंग लीज का? यह शॉर्ट टर्म लीज एग्रीमेंट होता है। इसमें ऑनरशिप लीजर के पास रहता है, ऑनरशिप रिटेन ऑनरशिप बाय लीजर एंड लीजी सिर्फ एसेट को यूज कर सकता है। ऑनरशिप लीजर के पास रहेगा, लीजी ओनली एसेट को यूज करेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जब मेरे पास आया ही नहीं, जब लीजी के पास एसेट का रिस्क एंड रिवार्ड आया ही नहीं, ऑनरशिप आया ही नहीं, तो भाड़ में जाए एसेट पुराना हो रहा है या नया हो रहा है, एसेट घिस रहा है या पिट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कि ऑब्सोलेंस ऑफ रिस्क लीजी के पास नहीं होता है, ऑब्सोलेंस ऑफ रिस्क ऑनर के पास होता है, लीजर के पास होता है। यहाँ पर देखो, लीजर वियर द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब कि जो एसेट पुराना हो रहा है, तो ये एसेट को पुराना होना ये रिस्क कहलाता है। तो इस रिस्क को मैनेज करेगा, वियर करेगा लीजर। कौन? लीजर, एसेट का ओनर। तो ऑपरेटिंग लीज में आपने क्या देखा? ऑपरेटिंग लीज में आपने यह देखा कि ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म का होता है, ऑनरशिप लीजर के पास रहता है, इस लीजी ओनली एसेट को यूज कर सकता है और इसमें पीरियोडिक रेंटल पेमेंट करेगा और उस रेंटल पेमेंट का बेनिफिट लीजी उठा सकता है। ठीक है, इट मीन्स लीजी रेंटल पेमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेगा। एंड यहाँ पर डिप्रिसिएशन देखो, एसेट जब ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो डिप्रिसिएशन क्लेम कौन करेगा? डिप्रिसिएशन क्लेम ऑनर करेगा, इट मीन्स लीजर करेगा। ठीक है, द लीज डज नॉट हैव ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एंड। क्या बोला? कि लीजी के पास यह ऑप्शन नहीं है कि एंड यानी कि लीज पीरियड ख़त्म होने के बाद उस एसेट को परचेज करने का ऑप्शन लीजी के पास नहीं होता है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल कि ऑपरेटिंग लीज का क्या क्या एग्जाम्पल होता है। जैसे कि व्हीकल लीज पर ले लिया या फिर टेक्नोलॉजी किसी प्रकार का लीज पर लिया, जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, आप टैली देखते हो तो क्या टैली का ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, वह टैली को यूज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर देता है। उसी तरह व्हीकल रेंट पर दिया जाता है, लीज पर दिया जाता है, व्हीकल का ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। चलो अब फाइनेंसिंग लीज को इसी तरह देखते हैं। देखो, जिस तरह से आप ऑपरेटिंग लीज देखा तो फाइनेंसिंग लीज यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा? जब आपने देखा कि ऑपरेटिंग लीज में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो इट मीन्स फाइनेंसिंग लीज में ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। जब देखा आपने कि ऑपरेटिंग लीज में लीजी के पास एसेट को परचेज करने का ऑप्शन नहीं है तो फाइनेंसिंग लीज में लीजी के पास परचेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ये देखा कि रिस्क एंड रिवार्ड लीजी के पास ट्रांसफ़र नहीं होता है ऑपरेटिंग लीज में, तो फाइनेंसिंग लीज में क्या होगा? रिस्क एंड रिवार्ड
ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग लीज को कैपिटल लीज भी कहते हैं, फाइनेंसिंग लीज को कैपिटल लीज भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है कैपिटल लीज किसे कहते हैं, तो फाइनेंसिंग लीज को कैपिटल लीज कहते हैं। फाइनेंसिंग लीज लॉन्ग टर्म का होता है, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म का था, फाइनेंसिंग लीज लॉन्ग टर्म का होता है। इसमें लीजी के पास एसेट को कंट्रोल करने का पावर होता है, इट मीन्स ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है फाइनेंसिंग लीज के केस में। और जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया तो डिप्रिसिएशन भी क्लेम करेगा लीजी के द्वारा, ठीक है। जिसके पास ऑनरशिप रहेगा डिप्रिसिएशन का बेनिफिट वही उठाएगा, सो सिंपल। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो इसमें क्या होगा, देखो कैरेक्टरिस्टिक, लीज टर्म कवर द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एसेट ऑफ यूजफुल लाइफ, यानी कि जो एसेट है उसका यूजफुल लाइफ का बेनिफिट लीज टर्म में लीजी कंट्रोल करेगा, लीजी उस बेनिफिट को उठाएगा। लीजी के पास रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र हो जाता है एंड लीजी के पास एसेट को परचेज करने का ऑप्शन होता है। इसमें कुछ एग्जांपल देख लो। लीजिंग, जिसे मशीन का लीजिंग किया जा रहा है, बिल्डिंग का लीजिंग किया जा रहा है, व्हीकल का लीजिंग किया जा रहा है, ये सभी हो गया फाइनेंसिंग। देखो आप एग्जांपल में कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर कंट्रोल लीजी के पास है या फिर डिप्रिसिएशन लीजी बेनिफिट उठा रहा है डिप्रिसिएशन का, या फिर परचेज करने का ऑप्शन है लीजी के पास। अगर ये सभी कीवर्ड दिखेगा इसका मतलब फाइनेंसिंग लीज कहलाएगा, कैपिटल लीज कहलाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज क्या होता है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। लीजिंग में एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज, अगर एडवांटेज की बात किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, टैक्स बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव कैश फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि लीजी के पास एसेट को परचेज करने का फंड नहीं था, तो उस केस में लीज फाइनेंस किया, रेंट पर लिया, तो यहाँ पर कैपिटल बच रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का बचत हो रहा है। टैक्स बेनिफिट, टैक्स का, जैसा कि लीज रेंटल जब पेमेंट करेगा तो उस रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा तो यहाँ नेट प्रॉफिट कम होगा। जब नेट प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स जो बनता है प्रॉफिट पर, जब प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स का सेविंग हो जाएगा, टैक्स का सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है लीज के केस में। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेटिंग लीज में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि लीजी के पास रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो एसेट कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी लीजी के पास होता है। एंड इम्प्रूव कैश फ्लो, देखो कैश फ्लो इम्प्रूव कैसे होता है, अगर एसेट को कैश में पेमेंट करते उस केस में आउटफ्लो ज़्यादा होता। अब लीज पर लिए हैं, इस केस में आउटफ्लो कम हुआ, कैश कम गया क्योंकि रेंटल पेमेंट कर रहे हैं। मान लिया जाए कि एसेट 15 लाख का था, ठीक है, अगर कैश में पेमेंट करते तो आउटफ्लो 15 लाख हो जाता। अब लीज पर लिए हैं 1 लाख रुपया पर मंथ लीज पेमेंट करेंगे तो ये 1 लाख ही तो आउटफ्लो हो रहा है, तो इस केस में कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। एंड लास्ट एडवांटेज, अवॉइडेंस ऑफ ऑब्सोलेंस, इट मीन्स एसेट जो पुराना होगा, एसेट जो घिसे पिटेगा, उसका रिस्क ऑनर का पास होता है, लीजी के पास नहीं होता है, और ये चीज़ ऑपरेटिंग लीज में होता है। ऑपरेटिंग लीज में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है, इस केस में लीजी के पास एक बेनिफिट हो जाता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। एडवांटेज आपने देख लिया कि एडवांटेज क्या क्या है, अब देख लेते हैं लीज का डिसएडवांटेज क्या है। तो लीज का डिसएडवांटेज देखो, हायर लॉन्ग टर्म कॉस्ट, लॉन्ग टर्म में कॉस्ट हायर होता है। सेकेंड, लैक ऑफ ऑनरशिप, ऑपरेटिंग लीज के केस में आपने क्या देखा था कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो ऑनरशिप यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। एंड कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन,
यह एक कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, यानी कि पीरियोडिक रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक प्रकार का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि पर मंथ पर ईयर इतना लीज रेंटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सभी हो गया डिसएडवांटेज। एक और है मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लीज पूरा शुरू से अंत तक। अब एक और टॉपिक बचा हुआ है लीज फाइनेंस में, लीज वर्सेस परचेज। लीज वर्सेस परचेज या परचेज को वाई भी कहते हैं। तो लीज वर्सेस परचेज या लीज वर्सेस वाई डिसीजन, इसमें एक डिसीजन लिया जाता है कि एसेट को परचेज करने में बेनिफिट है या फिर लीज पर लेने में बेनिफिट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई बोलोगे कि परचेज करने में बेनिफिट होगा, कोई बोलोगे नहीं 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 लीज पर ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, डिसीजन इस तरीके से नहीं लिया जाता है। डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज किया जाता है, जैसे कि अगर लीज पर लेते हैं तो लीज रेंटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उस लीज को कितना साल तक यूज कर सकते हैं उस एसेट को, एंड इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट और कुछ लगेगा या नहीं लगेगा। अगर हम परचेज करते हैं तो कितना एक बार में ह्यूज कैश जाता है। तो इन सभी को कंपेयर करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि एसेट को परचेज करें या फिर लीज पर लें। इसी को कहते हैं लीज एंड परचेज डिसीजन, लीज और बाय डिसीजन। तो इस केस में क्या करेंगे, लीज एंड बाय डिसीजन में कॉस्ट को एनालाइज करेंगे। लीज के केस में कॉस्ट कितना आया, परचेज करेंगे उस केस में कॉस्ट कितना लगा, उसको एनालाइज करेंगे। अगर लीज में कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, परचेज में कॉस्ट कम लग रहा है, तो इस केस में परचेज कर लेंगे। अगर लीज में कॉस्ट कम लगेगा तो लीज को ही प्रीफर करेंगे। ठीक है। सेकेंड फैक्टर देखेंगे कैश फ्लो कंसिडरेशन। जैसा कि मैंने बताया कि कैश फ्लो को भी एनालाइज करेंगे कि अगर एक बार में मान लिया जाए कि 15 लाख का मशीन है, 15 लाख चला गया, अगर लीज पर लेते हैं तो 1 लाख रुपया पर एनम पेमेंट करना पड़ेगा, पर ईयर 1 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। और यह एसेट 20 साल तक चलेगा। कितना? 20 साल तक एसेट यूज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कि 15 लाख अभी पेमेंट कर दें या 1-1 लाख 20 साल तक पेमेंट करेंगे। तो इसका करेंट वैल्यू निकालेंगे, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे किस में फ़ायदा है। तो कैश फ्लो कंसिडरेशन को देखा जाएगा, उस हिसाब से लीज एंड परचेज डिसीजन लिया जाएगा। एंड फोर्थ में देखेंगे एसेट का यूज और ऑब्सोलेंस का रिस्क देखेंगे, रिस्क कितना है, ज़्यादा है या कम है। तो दोनों के केस में, परचेज के केस में और लीज के केस में आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क एंड उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। एंड फिफ्थ में बैलेंस शीट में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो, अगर कैश में लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, उस केस में ह्यूज कॉस्ट जाएगा, कैश पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर रेंट पर लेते हैं, लीज पर लेते हैं, तो पीरियोडिक रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एसेट लिए परचेज किए तो एक एसेट क्रिएट हो गया, बैलेंस शीट में एसेट दिखेगा ना, इधर एसेट बैलेंस शीट साइड में। अगर लीज पर लेंगे तो बैलेंस शीट में एसेट नहीं दिखेगा, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो। ठीक है। तो ये सभी चीज़ एनालाइज करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि लीज पर लिया जाए या परचेज किया जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लीज एंड परचेज क्या होता है, साथ साथ में ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज एंड लीज का डिफिनीशन। क्या मैं 1 मिनट में रिकैप करवा दूं? चलो 1 मिनट में मैं रिकैप करवा देता हूं। लीज फाइनेंस में ये होता है कि कंपनी के पास फंड नहीं होता है, उस केस में एसेट को लीज पर लेता है एंड पीरियोडिक रेंट पेमेंट करते हैं, उसी को कहते हैं फिक्स रेंटल और या फिक्स पीरियोडिक पेमेंट या लीज रेंटल। इसमें 2 पार्टी होता है, एक लीजर दूसरा लीजी। लीजर एसेट का ओनर होता है, लीजी एसेट को यूज करने वाला होता है। लीजर में भी सेलर, सप्लायर, फाइनेंसिंग कंपनी हो सकता है एंड लीजी में भी इंडिविजुअल फर्म एंड कंपनी हो सकता है। लीज के केस में देखेंगे, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो लीज पर लेंगे, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है तो उस लीज को रिजेक्ट कर लेंगे। टाइप 2 प्रकार के देखे थे, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म होता है, इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है। इट मीन्स ऑनरशिप एंड रिस्क एंड रिवार्ड लीजर के पास रहता है, लीजी सिर्फ एसेट को यूज कर सकता है। ऑपरेटिंग लीज में एसेट को परचेज करने का ऑप्शन लीजी के पास नहीं होता है। इसी के जस्ट अपोजिट फाइनेंसिंग लीज लॉन्ग टर्म का होता है,
रिस्क एंड रिवार्ड लीजी के पास ट्रांसफ़र हो जाता है एंड परचेज करने का ऑप्शन लीजी के पास रहता है। एडवांटेज हमने देख लिए थे एंड डिसएडवांटेज देख लिए थे, इसके साथ लीज एंड परचेज डिसीजन को देख लिया था। अब जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को वन बाय वन शुरू से अंत तक देखते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि लीज पूरा कंप्लीट करने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आया, क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंसिंग लीज। तो सेकेंड टाइप ऑफ लीज हो गया, फाइनेंसिंग लीज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। क्या ये शॉर्ट टर्म होता है? जी नहीं, शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग लीज होता है। ऑनरशिप रिमेन द लीजर के पास होता है? नहीं, ऑनरशिप रिमेन लीजर के पास नहीं होता है फाइनेंसिंग लीज में। ये तो हो गया ऑपरेटिंग लीज वाला पॉइंट। रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर टू द लीजी, यस, रिस्क एंड रिवार्ड फाइनेंसिंग लीज में ट्रांसफ़र हो जाता है रिस्क लीजी के पास, तो इसका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसको चलो 10 सेकंड में आपको देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ लीज डज द एसएससी हैव टू ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। यानी कि लीज टर्म, लीज एग्रीमेंट का टर्म खत्म हो गया, उसके बाद उस एसेट को परचेज करने का ऑप्शन है, तो कौन सी लीज कहलाता है? ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज या सेल एंड लीज बैक, क्या कहलाता है? चलो आप बताओ, 10 सेकेंड। आई होप आप बता दिए होंगे। आपका करेक्ट आंसर यही होगा, फाइनेंसिंग लीज। ठीक है, एंड सेल एंड लीज बैक एक कॉन्सेप्ट आ गया। चलो 1 मिनट में मैं बता दूं सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लिया जाए यह एक व्यक्ति है, ठीक है, अब्दुल दूसरा, ये मोहम्मद एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हो गया, मोहम्मद और अब्दुल। अब्दुल ने क्या किया, मोहम्मद से एसेट परचेज किया, ठीक है, मोहम्मद से एसेट परचेज किया, ठीक है, तो इस एसेट का ऑनर हो गया, ऑनर। अब क्या होता है लीज एंड सेल बैक में, जिससे एसेट परचेज करता है उसी को वह एसेट लीज पर दे देता है। यह लीज पर दे दिया मोहम्मद को, ठीक है, तो जिससे एसेट परचेज करता है उसी को लीज पर वह एसेट दे देता है, उसी को कहते हैं सेल एंड लीज बैक। यानी कि जो सेल किया वही व्यक्ति वापस उस एसेट को लीज पर ले लिया, तो सेल पहले करता है और उस एसेट को वापस लीज पर ले लेता है, तो वह कहलाता है सेल एंड लीज बैक। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल एंड लीज बैक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ लीजिंग फॉर वीनस। वीनस लीजिंग के केस में एडवांटेज क्या है? हायर लॉन्ग टर्म कॉस्ट नहीं, लैक ऑफ ओनरशिप नहीं, कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी इन एसेट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 4। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, लीज पेमेंट इज जनरली कंसिडर एज विच टाइप ऑफ एक्सपेंस फॉर पर्पस। जो लीज पेमेंट किया जाता है वह किस टाइप का एक्सपेंस कहलाता है? तो इसको कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए तो पीएल में ट्रांसफ़र हो जाता है। देखा था ना पीएल में ट्रांसफ़र क्यों हो रहा था, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो सीधे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता, ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के कारण पीएल में ट्रांसफ़र होता है, तो लीज एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप का एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, एंड क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, इन फाइनेंसिंग लीज द लीजी जनरली, फाइनेंसिंग लीज के केस में लीजी जनरली क्या होता है, डज नॉट हैव ऑप्शन टू परचेज। नहीं, फाइनेंसिंग लीज में परचेज करने का ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन 1 कट गया। है शॉर्ट टर्म, नहीं, शॉर्ट टर्म एसेट नहीं होता है, फाइनेंसिंग लीज में लॉन्ग टर्म एसेट होता है। वेयर द रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ द एसेट, हाँ देखो लीजी फाइनेंसिंग लीज के केस में रिस्क एंड रिवार्ड को बियर करेगा, ठीक है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, करीब 10-15 क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन 7 एंड 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ताकि कमेंट बॉक्स में लिखो। क्वेश्चन 7 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण क्या है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। लीज टर्म इज इक्वल टू द इकोनॉमी लाइफ ऑफ द एसेट, नहीं। लीजर बियर द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, यस। लीजर ही रिस्क एंड रिवार्ड बियर करता है, ऑब्सोलेंस का रिस्क लीजर बियर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं एंड आपको 5 क्वेश्चन दूंगा कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ लीजिंग ओवर परचेज फॉर द बिजनेस। ऑप्शन ए हायर ऑफ फ्रंट कॉस्ट, ऑप्शन बी ओनरशिप ऑफ द एसेट, ऑप्शन सी अवॉइडेंस ऑफ ऑब्सोलेंस रिस्क एंड ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवॉइडेंस ऑफ ऑब्सोलेंस रिस्क। ऑब्सोलेंस रिस्क का अवॉइडेंस शुरू में ही आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9 में बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ लीज जनरली रिजल्ट इन द एसेट बीइंग द रिकॉर्ड ऑन द लीज बैलेंस शीट। लीजी के बैलेंस शीट में जो एसेट रिकॉर्ड किया जाता है किस केस में, कौन सी लीज के केस में, किस टाइप का लीज होता है, ऑपरेटिंग लीज नहीं, फाइनेंसिंग लीज के केस में, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है लीजी के पास, इसलिए ऑनरशिप आ गया तो बैलेंस शीट में एसेट चल जाएगा। एंड ए लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्वेश्चन, इन फाइनेंस लीज द लीज टर्म टाइपिकली कवर a small portion of asset of economy life, option B entire economy life of the asset, option C obsolescence period of the asset and option D period during which the leaser bear the risk। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटायर इकोनॉमी लाइफ ऑफ द एसेट, यानी टर्म फाइनेंस लीज के केस में लीज जो टर्म होता है वो इंटायर इकोनॉमी लाइफ तक का होता है। नाउ अब के बाद आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, इस सभी 5 को, ताकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि आप कुछ सीखे हो या नहीं सीखे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में विच लीज टाइप फॉलो द लीजी टू अवॉइड रिस्क ऑफ द ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस रिस्क अवॉइड करता है लीजी, कौन सी लीज के केस में आप बताना, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, डायरेक्ट लीज या लिवरेज लीज बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, लीज पेमेंट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज आर कंसीडर एज। ऑपरेटिंग लीज के केस में लीज पेमेंट को कंसीडर किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर या प्रीपेड एक्सपेंडिचर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए भाई साहब, कंजूसी से काम नहीं चलेगा, कंजूसी से काम नहीं चलेगा, आंसर तो कमेंट बॉक्स में आपको देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 आपके लिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज का एडवांटेज क्या है, ऑप्शन ए लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट, ऑप्शन बी ओनरशिप रिमेन विथ द लीजर, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी इन द एसेट मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ प्राइस। देखो पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, बिगिनिंग ऑफ प्राइस, एट द एंड ऑफ प्राइस नहीं है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना, मैंने क्या बताया था और इस ऑप्शन में क्या है, तो सोच समझ कर आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज का कौन सा फीचर है, गुण कौन सा है। ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म नॉन कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन बी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द लीजी। ऑपरेटिंग लीज, देखना ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहा है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन विद इन द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस द लीजर, ऑप्शन डी
लीजी वियर द रिस्क एंड रिवार्ड। तो ये सभी आप बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं यार, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो तो एक क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर दूंगा। विच टाइप ऑफ लीज इज इन्वॉल्व द लॉन्ग टर्म कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट वेयर द लीज एज्यूम द रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप। देखो यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, इसलिए मैंने बोला था की वर्ड को ध्यान में रखना, उसके हिसाब से आप आंसर को करेक्ट करोगे। ठीक है, तो कौन सा लीज होगा, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग कौन होगा आप बताना। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसको चलो मैं सोल्व करता हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, तो रिपीट हो रहा है। रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र लीजी के पास नहीं होता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, सॉरी, ये फाइनेंसिंग लीज की बात कर रहा है, मैं ऑपरेटिंग लीज यहाँ पढ़ रहा था। ठीक है, फाइनेंसिंग लीज के केस में लीजी के पास रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यह लॉन्ग टर्म नेचर होता है, ऑनरशिप रिमेन लीजर के पास नहीं, लीजी के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको लीज पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस पॉइंट को कंसिडर करूँगा, उस पॉइंट को अगेन मैं समझाऊँगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो अगले सेशन में मिलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।